हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीईटी का वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो हमारा सब्जेक्ट होगा आज सीईटी सब्जेक्ट का, वो होगा दोस्तों मैथ्स पार्ट 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3, यानी कि चैप्टर नंबर 3 का नाम है सर्कल। और आज हम देखने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर दिस चैप्टर। तो बेसिकली आपको याद दिला दूं कि इसके पहले हमने लगातार दोस्तों बहुत सारे वीडियोस आपके सीईटी के लिए अपलोड किए हुए हैं। और आपको बता दूं कि आपको दिख रहा होगा कि ये डे 6 पे आ चुके हैं। और डे 6 इसका मतलब क्या है कि हमने आपको जो बताया था कि हम आपको लगातार 25 दिनों तक सीईटी के वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, वो भी हर दिन 4-4 वीडियोस, अलग अलग सब्जेक्ट के 4-4 वीडियोस आपको एमसीक्यूज के वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। यानी इसके पहले 5 दिन तक इसके पहले के लगातार हमने वीडियोस बना दिया है, अपलोड कर दिया है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में चले जाना, आपको टॉप पे ही दिख जाएगा सीईटी के वीडियोस। सब्जेक्ट वाइज हमने सीईटी के प्लेलिस्ट तैयार किए और उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस अलग अलग चैप्टर्स के देखने मिल जाएंगे। और आगे भी लगातार जब तक डे 25 तक नहीं पहुंचते तब तक हम आपके लिए वीडियोस इसी प्रकार लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग बस बने रहिए और हमारे साथ और कंटिन्यूसली वीडियोस देखो। और साथ ही में आप लोग का एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप हमें सपोर्ट करना अगर चाहोगे डेफिनेटली, तो प्लीज ये वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक शेयर कर देना जो भी बच्चे सीईटी का एग्जाम लिखने वाले हैं। क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, लिखते हैं, जिनको कोई भी आइडिया नहीं है, कि वो ऐसा समझते हैं कि सीईटी बस वो लोग जितना भी उन्होंने 10th तक पढ़ा था, वो बहुत सारी चीज भूल भी गए थे, वो सीधा मुंह उठा के जाएंगे पेपर में, जो बबल करना है टिक करके आ जाएंगे। ठीक है ना, बट उससे नहीं होगा। कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा, फास्ट करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। तो ये हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं शॉर्ट वीडियोस, इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और आप एक अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो आपके सीईटी एग्जाम में। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जो कि होगा हमारा टोटल 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन आपको मैं पढ़ाऊंगा, लगातार आपको देखना है। तो नंबर 1 क्वेश्चन, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, फटाफट से पढ़ाना है। तो पहला क्वेश्चन आप देखोगे, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन लिखने में हमें टाइम जा सकता है, तो उसके लिए प्लीज थोड़ा सा ये कर देना, मतलब सपोर्ट कर देना। क्योंकि देखो हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरा एफर्ट डाल रहे हैं आपको लिखने के लिए। तो हम ये लिख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 10, 15, 20 सेकंड का टाइम वेस्ट होता है। तो प्लीज उसको आप कोऑपरेट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हम उसके बाद हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो 2 सर्कल दिया हुआ है, 2 सर्कल्स, ठीक है ना, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई, यानी कि एक रेडियस दिया हुआ है इन दोनों सर्कल का, जो कि है आपको 5.5 एंड 3.5 सेंटीमीटर का। यानी कि 5.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल है और 3.3 सेंटीमीटर का दूसरा सर्कल है। ऐसा बोल के रखा है कि 2 सर्कल है रेडियाई के, ठीक है, इतने इतने सेंटीमीटर के, ठीक है ना। और ये दोनों जो सर्कल है ना, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है ना, टच ईच अदर, यानी ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ऐसा यहां पे क्वेश्चन में बोल के रखा है। तो हमें बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, या व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, क्वेश्चन समझो पहले, ठीक है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, उनके जो सेंटर होते हैं उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है, बिटवीन सेंटर। अब ऑप्शन पहले मैं लिख देता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है। पहले ऑप्शन में लिख देता हूं, 4.4 है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 8.8, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है 2.2, एंड चौथा ऑप्शन है आपके सामने 8.8 और 2.2 और 2.2, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना है, पहले क्वेश्चन को समझना है, थोड़ा सा ध्यान से समझो। क्योंकि जब भी आपके पास ये पेपर आएगा, सीईटी का जो पेपर आपके हाथ में मिलेगा, तो आप एक चीज हमेशा फोकस करोगे और देखोगे कि यार इसमें ना आप लोग को सिर्फ एक क्वेश्चन के पीछे एक मिनट मिलने वाला है। क्योंकि आपको पता है 2 घंटे का पेपर है और हर 2 घंटे में आपको पूरा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी एक क्वेश्चन के पीछे लगभग आपको 1-1.25 मिनट के आसपास मिलने वाला है। तो 1 मिनट अगर पकड़ के चलो तो लगभग आपका 20-25 सेकंड आपको लेना है क्वेश्चन को रीड करने में, 20 सेकंड एटलीस्ट लेना है क्वेश्चन को रीड करने में। क्योंकि क्वेश्चन आपने ठीक से रीड नहीं किया, क्वेश्चन को आपने समझा ही नहीं कि क्या पूछा है एग्जैक्टली, तो आप यहां पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पहले क्वेश्चन समझो, क्या बोला है कि 2 सर्कल है जिसके एक का रेडियस है 5.5, दूसरे का 3.3 है और दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो चलो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो हो सकता है ये जो सर्कल होंगे वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे, तो इस प्रकार टच करेंगे। ये सर्कल होगा और इसका एक सेंटर होगा, ठीक है ना। ये सर्कल का जो रेडियस है पहले वाले का 5.5 होगा, ठीक है, 5.5, और दूसरे वाले का जो सेंटर से लेकर रेडियस यहां तक होगा, इसका समझ लो है 3.3। तो एक का 5.3 रेडियस है, एक का 3.3 है, और दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये एक कंडीशन हो सकता है। लेकिन यार दोस्तों, यार इसमें कहीं पे लिखा नहीं है कि ये जो टच कर रहे हैं ना वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। यहां पे लोग गलती करते हैं, लोग ऐसे ही डायग्राम बना के और इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो हमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, यानी कि एक सेंटर से दूसरा सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है। ये 5.5 ये है, ये 3.5 है, तो ये 5.5 को 3.3 से प्लस कर दूंगा तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 8.8। तो आप सीधा सीधा क्या करके आते, ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आते और आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है कि नहीं। आंसर रॉन्ग होता क्यों? क्योंकि यहां पे कहीं नहीं बोला कि वो टच ईच अदर एक्सटर्नली कर रहे हैं, हो सकता है इंटरनली भी टच करे। तो अगर बाई चांस कोई एक सर्कल है, समझ लो एक बड़ा वाला सर्कल 5.5 सेंटीमीटर वाला,
इसके अंदर से भी हो सकता है ना, वो दूसरा वाला जो सर्कल हो, वो दूसरा वाला जो सर्कल है वो इस प्रकार से भी टच कर सकता है। इसका ये सेंटर हो गया, इसका ये सेंटर हो गया लगभग, ठीक है ना, यहां पे हो गया सेंटर उसका, ठीक है, बड़े वाले का सेंटर ये वाला हो गया, छोटे वाले का ये हो गया। तो एक कितना है, एक आपका है 5.5, बड़ा वाला 5.5 है, और छोटा वाला कितना है, छोटा वाला कितना है 3.3 है, यानी कि बड़ा वाला 5.5 है और छोटा वाला 3.3 है। तो ये आप क्या होंगे, माइनस भी होंगे, क्योंकि एक के अंदर ही एक है ना, तो माइनस तब करोगे तो 5.5 में से 3.3 गया तो 2.2 बचेगा। यानी कि हमारे पास दो कंडीशन है यहां पे, या तो हमारा आंसर 8.8 आता अगर वो एक्सटर्नली टच करते, या तो हमारा आंसर 2.2 आता अगर वो इंटरनली टच करते। तो यहां पे कंडीशन तो दिया नहीं आपके क्वेश्चन में कि एक्सटर्नली है कि इंटरनली है, तो आपको इस हिसाब से आंसर देना है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। यानी कि आप बोलोगे कि दोनों ही आ सकते हैं, यानी 8.8 भी आ सकता है, 2.8 भी आ सकता, 2.2 भी आ सकता है। तो ऐसा ऑप्शन में है क्या, है ना, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी, 8.8 भी आ सकता है, 2.2 भी आ सकता है। तो ये आपका आंसर हो गया फाइनली, ऑप्शन नंबर डी 8.8 और 2.2, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। डायरेक्टली कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि टच ईच अदर एक्सटर्नली, तो ऐसा डायग्राम आएगा, इंटरनली टच करने बोलेगा तो अंदर से डायग्राम आएगा, यानी माइनस करना होगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में पूछेंगे तो आप बिल्कुल उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे ही बस ध्यान लगाओ, 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ये 10 क्वेश्चन खाली आपने अगर पढ़ लिया इस चैप्टर में से तो डेफिनेटली आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इस चैप्टर के एमसीक्यूज में से। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आज का क्या है वो हम लोग यहां पे देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, क्या बोला है, अ सर्कल टचेस ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहां पे बोला है एक सर्कल है, ए सर्कल टचेस, टच कर रहा है वो, ठीक है, अ सर्कल टचेस ऑल साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑल साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एक सर्कल है वो टच कर रहा है ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सो पैरेललोग्राम मस्ट बी डैश, यहां पे पूछा है सो पैरेललोग्राम, सो पैरेललोग्राम मस्ट बी डैश, मतलब पैरेललोग्राम क्या होगा, डैश होगा। अब देखो यहां पे थोड़ा समझो कि यहां पे आपको सीधा सीधा पूछ रहा है कि एक सर्कल है, पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है ना, पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं, फटाफट लिखूंगा दोस्तों, यहां पे टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। रेक्टेंगल पूछा है, या फिर रेक्टेंगल हो सकता है, या तो फिर वो रोम्बस हो सकता है, ऑप्शन में अगर बात करें तो रोम्बस भी हो सकता है। तीसरा चीज यहां पे पूछा है दोस्तों स्क्वायर या फिर ट्रेपेजियम, स्क्वायर भी हो सकता है या फिर वो ट्रेपेजियम हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऑप्शंस और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिर भी एक्सप्लेन करता हूं आपको, यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे तो एक सर्कल है जो टच कर रहा है हर साइड के पैरेललोग्राम को। तो सबसे पहले हम लोग को यह समझना है कि एक सर्कल है, ठीक है ना, एक सर्कल होगा और एक ऐसा पैरेललोग्राम है जो उसको हर साइड को टच करेगा। तो सबसे पहली बात, अगर आप इसके ऊपर रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करो तो वो सिर्फ दो साइड को टच कर सकता है। रेक्टेंगल अगर बनाओगे तो सिर्फ दो साइड को टच कर सकता है। ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल आपका आंसर नहीं हो सकता। रोम्बस बनाओगे तो बिल्कुल टच करेगा सब साइड को। कैसे टच करेगा, देखो ध्यान से, रोम्बस अगर आप बनाते हो, ठीक है ना, रोम्बस क्या होता है आपको पता है ना, काइट के जैसा शेप होता है। ठीक है, तो रोम्बस अगर आप बनाते हो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से रोम्बस अगर बनाते हो तो ये चारों साइड को टच कर रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, यहां पे आप देखोगे तो ये चारों साइड को टच कर रहा है, यानी कि आपका रोम्बस आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन जो है आपका, जो आंसर है यहां पे आप देखोगे, ऐसा मैं टच करके बनाऊं तो ये चारों साइड टच कर रहा है ना, अभी ये भी टच कर रहा है, 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 यानी कि रोम्बस ही हमारा एक ऐसा है जो चारों साइड टच करता है। लेकिन यहां पे एक कंफ्यूजिंग वाला चीज ये भी है, ऑप्शन में आपके नहीं लेकिन मैं बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछेगा आपको तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक और ऐसा चीज है जो सर्कल को चारों साइड से टच करता है, वो है दोस्तों स्क्वायर। स्क्वायर भी टच करता है ना, लेकिन ऑप्शन में स्क्वायर भी है, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है कि रोम्बस भी है और स्क्वायर भी है। तो यानी कि आप दोनों में से कोई भी एक को टिक करोगे, आंसर आपका राइट हो जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा कौन सा सर्कल, मतलब ऐसा कौन सा पैरेललोग्राम है जो सर्कल को चारों साइड से, यानी ऑल साइड से टच करेगा। तो सिर्फ दो ही ऐसी चीज होते हैं, या तो रोम्बस हो सकता है या तो वो स्क्वायर हो सकता है। ऑप्शन में दोनों ही प्रेजेंट है, रोम्बस भी है स्क्वायर भी है। लेकिन आपको एक ऐसा ऑप्शन अगर पूछेगा कि रोम्बस एंड स्क्वायर दोनों ही हो, जैसे पहले वाले में था ना बोथ स्क्वायर एंड रोम्बस, ऐसा वाला अगर पूछेगा तो उसको टिक करना। लेकिन अगर दोनों अलग अलग दिए हुए तो किसी एक को भी टिक करोगे, खासकर रोम्बस को टिक कर लेना, तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन हो सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाए, क्योंकि यार सीटी वाले भी इतना आसानी से मार्क्स तो देंगे ना, इतना आसानी से आपको स्कोर करने देंगे नहीं, थोड़ा सा टफनेस तो डालेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग उसमें डालेंगे। देखो दोस्तों, ठीक है ना, तो ये चीज आपको थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेलना है। आपको, आप लोग अगर स्मार्ट खेलोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना। ओके, अपने आप को काम रखना, अपने आप को कूल रखना। टेंशन ज्यादा लोगे तो बाकी जो पढ़ा हुआ है हर चीज भूल जाओगे। ठीक है, कंसेप्चुअल नॉलेज के हिसाब से सबको याद रखना है आपको। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, लेंथ एक टेंजेंट का दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट सेगमेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट ये आपको दिया हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है ना, फ्रॉम ए पॉइंट
लेंथ ऑफ ए टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम ए पॉइंट विच इज एज ए डिस्टेंस ऑफ, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, यानी कि एक पॉइंट से वो 12.5 सेंटीमीटर का यहां पे क्या है दोस्तों, एक पर्टिकुलर टेंजेंट वहां से ड्रॉ हो रहा है, और वो टेंजेंट का जो लेंथ है, जो टेंजेंट का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है दोस्तों, वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। देखो कितना अलग टाइप का क्वेश्चन है, कितना विचित्र टाइप का सर्कल है, लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करवाऊं आपको, थोड़ा सा देखो ध्यान से समझना। पहले मैं ऑप्शन लिख लेता हूं, चलो चारों ऑप्शन में लिख लेता हूं, फिर आपको मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने जो कि है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर का ऑप्शन है। ओके, अब यहां पे आपको थोड़ा सा फोकस ये करना है कि सबसे पहले समझो कि क्वेश्चन क्या दिया है, उसको एनालाइज करने की कोशिश करो, ठीक है ना। यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले यहां पे बोला है कि एक टेंजेंट सेगमेंट एक पॉइंट से आ रहा है और जो कि 12.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस से आ रहा है, ठीक है ना, ऑब्वियसली। तो टेंजेंट की जब भी बात आ गई तो आपके मन में चलना चाहिए कि कोई एक सर्कल होगा, कोई तो सर्कल होगा, तभी तो टेंजेंट बनेगा ना। आप तो जानते ही हो टेंजेंट बनाने के लिए सर्कल का होना इंपॉर्टेंट है, और वो अपने सेंटर से लेके लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है 12 सेंटीमीटर है, लेकिन अपने वो पॉइंट जो है डिस्टेंस कितना है 12.5 है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपका टेंजेंट खत्म जो होगा वो कितना है 12.5 सेंटीमीटर है। ये मैंने बना लिया, और यहीं से सर्कल पे टेंजेंट बना हुआ है, ठीक है ना। यहीं से आपका सर्कल के ऊपर क्या बना हुआ है, टेंजेंट बना हुआ है। टेंजेंट इसी को बोलते हैं ना, जैसे सर्कल को टच करता है तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट का जो मेजरमेंट है वो 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और ये जहां पे टच होगा, इसको यहां से मैं ज्वाइन कर लेता हूं, तो हमारा एक ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि ये जो एंगल होता है टेंजेंट का और एक रेडियस का, वो हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है। बस इतना हमें डायग्राम के थ्रू पता चल गया, ठीक है। अब हमें पूछा है, क्या पूछा है, डायमीटर निकाल के दिखाओ। कैसे निकालोगे डायमीटर? अगर आपने ये जो चीज है, अगर इसका मैं नाम देने की कोशिश करूं, इसका मैं नाम दे देता हूं ओ ए, इसका नाम मैं दे देता हूं बी। अगर आप ये O से लेके B तक का डिस्टेंस निकाल लोगे जो कि रेडियस है, तो उसको डबल कर दोगे तो डायमीटर मिल जाएगा ना, है कि नहीं, सिंपल। तो आप इसका निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, आपको ये मेरा भले ही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया होगा हाथ से, लेकिन अगर आप इसको इमेजिन करोगे तो ये ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है। तो जब कोई 90 डिग्री होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। तो हम लोग अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये ट्रायंगल के हिसाब से हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेनस कौन है, 90 के अपोजिट वाला, यानी OA जो है, OA मेरा हाइपोटेनस है, यानी कि OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। लिख सकते हैं हम लोग, जो वैल्यू पता है डाल दो। OA का वैल्यू पता है 12.5 है, डाल दो 12.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB हमें निकालना है, क्योंकि ये हमें पता नहीं है ना रेडियस। तो OB का स्क्वायर अपने आप इधर ही रहेगा, और AB का वैल्यू हमें पता है जो कि 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू डाल दो, तो 12.5 का स्क्वायर जो होता है दोस्तों, ऑलरेडी अगर आप निकालोगे 12.5 को 12.5 से मल्टीप्लाई करना ना, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि होता है दोस्तों 156.5, ठीक है ना। सॉरी, क्या होता है दोस्तों, 156.25, 156.25 होता है, ठीक है। अब ये 12 स्क्वायर क्या होता है, 144, इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो -144, उधर अकेला बच जाएगा OB स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 156.25 144 से माइनस करूंगा तो आपका जो माइनस करके जो आंसर आता है दोस्तों, वो आता है 12.25, यानी आप माइनस करोगे तो 12.25 आता है, और इधर अकेला बच जाता है OB स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, अब थोड़ा सा ध्यान दो, OB स्क्वायर जो है आपका, OB स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आ रहा है 12.25, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ OB का चाहिए ना फिलहाल में, रेडियस तो आपका OB है। तो OB निकालने के लिए आपको डालना पड़ेगा ये 12.25 को अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में, यानी कि ये OB जो है, OB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12.25 हो जाएगा। अब पॉइंट में रूट कैसे निकालोगे, तो सबसे सिंपल सी बात है, 1225 यानी 1225 जो है, 1225 का रूट निकलता है 35, 35 को स्क्वायर कर दोगे तो 1225 आता है। पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको समझो कि ये पूरा है, 1225 है, तो 1225 जो है ना, इसका स्क्वायर रूट निकलता है जो कि होता है 35, ठीक है। इसका मतलब 35 पूरे का है, तो बीच में पॉइंट है, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 3.5 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये सब कुछ ट्रिक्स है दोस्तों, ये सब याद रखने वाली ट्रिक्स है, ठीक है। इसको आप पॉइंट में रूट निकालने जाते हैं तो लॉग विक करना पड़ता है, बहुत टेंशन में आते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है 1225 है ना, बीच में पॉइंट है, उसको भूल जाओ। 1225 का रूट होता है 35, तो बीच में पॉइंट है, तो बीच में पॉइंट डाल दिया, 3.5 आ गया। इसको बोलते हैं मैथ्स ट्रिक्स, ये सब ऑलरेडी मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है हमारे मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो के अंदर, आप जाके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। तो OB का वैल्यू 3.5 आया, लेकिन OB हमारा रेडियस था, हमें चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से डायमीटर। अब आप देखोगे, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप सोचोगे सर 1 मिनट में कैसे सॉल्व होगा, 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 1.25 मिनट जाएगा, 1 मिनट 20 सेकंड 25 सेकंड जाएगा, लेकिन सॉल्व होगा आप अगर फास्ट दोगे। मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, इसके लिए यहाँ पे टाइम यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन आप
फास्ट करोगे, आपको पता रहेगा कंसेप्चुअल नॉलेज, तो आप फास्ट करोगे। तो यहाँ पे ओबी का वैल्यू 3.5 है, तो यहाँ पे डायमीटर अगर मुझे निकालना है तो ये ओबी का मुझे डबल करना पड़ेगा, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो ओबी से, आपका डायमीटर निकल जाएगा, यानी 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन में 7 सेंटीमीटर है क्या, चेक कर लो दोस्तों, है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजीली इसको आप समझा सकते हो। और दोस्तों आप लोग से बस यही मैं बोलना चाहूंगा कि यार ये सब चीज जो आप पढ़ रहे हो ना, ये सब चीज को इस प्रकार पढ़ो कि आपको हैबिट होना चाहिए फास्ट पढ़ने का, यानी कि फास्ट समझने का भी और फास्ट लिखने का भी, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग इसको फोकस करोगे पढ़ने के हिसाब से, उतना ज्यादा आपको लर्न होगा। ठीक है ना? तो ये सब चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, फटाफट से हम इसको काम कर लेते हैं, हमारा ब्लैक इंक का। ठीक है ना? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ध्यान से देखो, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है यहाँ पे। ओके, अभी हम लोग चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 4th एग्जांपल हम लोग करते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छे से मैं समझा सकूं। ओके, पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं। ओके दोस्तों, ठीक है, बस बने रहो दोस्तों, हम लोग फटाफट से आपको पूरा का पूरा 10 का 10 एमसीक्यूज प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके पहले जितने भी हमने डे 5 तक, देखो आज डे 6 है, हमारा 6वां दिन है, डे 5 तक जो भी वीडियोस हमने बनाए हैं उसको जरूर से देख लेना, क्योंकि यार वो नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे आप देखोगे तो पार्ट 2 के भी हम लोग यानी सर्कल का 3rd चैप्टर पे आ चुके हैं, यानी कि इसके पहले 2 चैप्टर मैथ्स 1 के भी मैथ्स 2 के भी सब चीज कंप्लीटेड है पहले से ही। तो आपको बस थोड़ा सा एक बार प्लेलिस्ट को अपनी तरफ से चेक करना होगा, आपको हर चीज मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अभी कितने, चौथे क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, 4th क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन ये है, इफ 2 सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, देखो अभी यहाँ पे बोल के रखा है, इफ टू सर्कल्स आर टचिंग, क्या बोल के रखा है, इफ 2 सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, यहां पे क्लियरली बोल के रखा है कि अगर 2 सर्कल है, एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं दोस्तों, टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली 2 सर्कल क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, क्या बोला है, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, ऑप्शन लिख लेता हूं सबसे पहले आपके सामने, ऑप्शंस क्या क्या है देख लो यहां पे, दैट इज 1 2 3 4, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, सी ऑप्शन 3rd हो सकता है, 3 हो सकता है, और डी ऑप्शन 4 हो सकता है। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है इसको समझने की कोशिश करो। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो, क्या बोल रहा है, अगर 2 सर्कल टच कर रहे हैं एक्सटर्नली अगर 2 सर्कल टच करते हैं, तो मैं बना देता हूं, एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल ये हो गया, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली मतलब बाहर से टच कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने कॉमन टेंजेंट में ड्रॉ कर सकता हूं, टेंजेंट आप सभी को पता है, दोनों सर्कल से टच होकर जाना चाहिए लाइन, तो कैसे कितने में लाइन बना सकता हूं, कितने टेंजेंट बना सकता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं इसके ऊपर से ऐसा बनाऊं, तो ये टेंजेंट, ये जो लाइन है वो दोनों को टच करके जा रहा है, यानी 1 हुआ। फिर नीचे का भी सेम वैसे ही, ये दोनों सर्कल को टच करके जा रहा है, तो ये भी एक टेंजेंट हो गया। और एक क्या है, अगर आप यहां पे बनाओगे तो सिर्फ इसको ही टच करेगा, यहां पे बनाओगे तो सिर्फ इसको ही टच करेगा, लेकिन अगर मैं इसको बीच में से बनाऊंगा तो ये दोनों सर्कल को टच करके जाना है, यानी कि ये मेरा पहला लाइन, ये मेरा दूसरा टेंजेंट और ये मेरा तीसरा टेंजेंट, हम 3 टेंजेंट बना सकते हैं 2 सर्कल अगर टच करेंगे एक्सटर्नली, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 लाइन बना पाए ना, 3 लाइन मतलब 3 टेंजेंट हम बना पाए अगर कोई 2 सर्कल टच होते हैं एक्सटर्नली। क्लियर है दोस्तों, याद रहेगा, बहुत ही सिंपल सा फंडा था। देखो जो कितना सिंपल इजी क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसको गलत करके आते, सही से नहीं कर पाते, तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होगा 5वां क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत ही मजेदार, हम लोग फटाफट से जा रहे हैं दोस्तों, और आप लोग को पूरा का पूरा कंसेप्ट इसी में हम लोग प्रोवाइड भी कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह चीज पसंद भी आ रहा होगा। ठीक है, 5वां 5th एग्जाम्पल देखते हैं क्या पूछा यहां पे, कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ सर्कल, कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, ठीक है, दिख रहा है यहां पे, कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट, क्या कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, सर्कल के अंदर, इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल, एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो भी कहां कर रहे हैं दोस्तों, इनसाइड द सर्कल कर रहे हैं। ठीक है, इनसाइड द सर्कल कर रहे हैं। और एक चीज यहां पे बोल के रखा है, सर्कल कर रहे हैं लेकिन कौन से पॉइंट में कर रहे हैं, एट ई कर रहे हैं, सॉरी एट ई, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं लेकिन एट पॉइंट ई कर रहे हैं। और दूसरा चीज यहां पे उन्होंने बोल के रखा है कि अगर ए का वैल्यू जो है 5.6 है, देखो मैं हर चीज आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले वैल्यू लिख दूं, ए का वैल्यू 5.6 इन्होंने देके रखा है, दूसरा ईबी का वैल्यू जो है 10 देके रखा है, ईबी का वैल्यू जो है वो 10 देके रखा है, सी का वैल्यू 8 है, सीई का वैल्यू 8 है, तो हमें पूछा है दोस्तों ईडी का वैल्यू निकाल के दिखाओ, फाइंड ईडी। अब देखो ये रहा क्वेश्चन, ऑप्शन में लिख दूंगा आपके सामने,
ये क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन पहले मैं लिख देता हूं, फटाफट से लिख देता हूं। ऑप्शन क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए आपके 7, 8, 11.2, 7 है, 8 है, 11.2 है और 9 है। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने ABCD करके। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लो। देखो पहली बात वही होता है, मैं आपको बोल रहा हूं बार बार कि आप लोग अगर क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहां पे, ठीक है। तो पहले समझो इसको। क्या बोला है कि कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड ए सर्कल, यानी कि समझ लो एक सर्कल होगा। अब यही सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो एक कॉर्ड ऐसा बना लो, दूसरा कॉर्ड ऐसा बना लो। अब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नाम दे दो, समझ लो जो भी आपको नाम देना है। क्या क्या नाम है कॉर्ड का, AB और CD है, तो जो नाम आप देना चाहते हो दे सकते हो। तो इसका नाम मैं रखता हूं AB, ये वाले कॉर्ड का, और ये वाले कॉर्ड का नाम रखता हूं CD। तो AB और CD दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और पॉइंट कौन से पॉइंट पे कर रहे हैं, E पॉइंट में, यानी ये जो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट है इसका नाम मैंने रख दिया E पॉइंट। AE का जो वैल्यू है, AE का जो वैल्यू है 5.6 दिया है, EB का जो वैल्यू है वो 10 दिया हुआ है, CE का वैल्यू 8 दिया है, तो हमें ED निकालना है, यानी इतना निकालना है। कैसे निकालोगे, एक फॉर्मूला आपको याद होगा दोस्तों कि कभी भी 2 कॉर्ड अगर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो भी सर्कल के अंदर, तो आपको पता होगा दोस्तों यहां पे कि एक फॉर्मूला होता है, ये जो होता है ना AE, ये AE और ये EB ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। AE मल्टीप्लाई बाय EB इज इक्वल टू ये CE मल्टीप्लाई बाय ED। देखो ध्यान से, CE मल्टीप्लाई बाय ED। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी व्हेन 2 कॉर्ड्स इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड ए सर्कल, इंटरनली अगर कोई भी 2 कॉर्ड इंटरसेक्ट करते हैं आपस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आपको याद रखना है कि इसके मल्टीपल्स कैसे आ जाते हैं। AE को EB से मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू CE को ED से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो वैल्यू मिला है हमारे पास जो है वो डाल दो। तो AE क्या है 5.6 है, तो AE की जगह पे मैं लिख सकता हूं 5.6। EB कितना वैल्यू है, EB का वैल्यू 10 है, डाल दिया। CE हमारे पास 8 दिया हुआ है, डाल दिया। और ED हमें निकालना है, तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो हमें ED का वैल्यू चाहिए, तो ED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 उधर का उधर ही है, और नीचे आ जाएगा 8। आप सभी जानते हैं दोस्तों 8 1 जा 8, 8 0.7 जा 56, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 7। तो आपका आंसर आ गया 7। तो ED देखो 7, ऑप्शन में 7 है क्या, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, जिसका नाम है, जिसका वैल्यू है 7। याद रहेगा, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि यार ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजीली समझ में आ गया हो। आप देखो थोड़ा टफनेस लेवल भी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, जितना आप आगे बढ़ोगे उतना टफनेस लेवल इसका बढ़ते जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि छठा क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग समझते हैं फटाफट से। देखो फटाफट से हर चीज बता रहा हूं दोस्तों, हाफ एन आवर के अंदर ये वीडियो पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। आपको बस अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना है दोस्तों, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस लिखने के लिए थोड़ा टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना है, बाकी कुछ नहीं। हर चीज आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आपको बस इतना वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। बस इतना देख के चले जाओ, एग्जाम में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, नथिंग एल्स। ये इतना यहां पे मैं बोल सकता हूं, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है यहां पे। तो छठा क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक एंगल है ABC, एंगल ACB है, ठीक है, करेक्ट है, हाँ। ACB इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क ACB, इन आर्क ACB। डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझेगा, ठीक है। ACB ऑफ सर्कल विथ सेंटर O, ACB ऑफ सर्कल विथ सेंटर जो है उसका O पॉइंट है, विथ सेंटर O है, ठीक है। हमें पूछा है इफ एंगल ACB जो है वो आपको दिया हुआ है। ACB का जो वैल्यू एंगल है वो है 65 डिग्री का। तो हमें पूछा है फाइंड, हमें क्या पूछा है दोस्तों, फाइंड करो मेजरमेंट ऑफ आर्क AB, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ आर्क ACB, यानी ACB का जो आर्क का जो वैल्यू है वो निकाल के दिखाना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने अगेन है यहाँ पे, दैट इज 65 डिग्री पहला ऑप्शन, दूसरा 130 डिग्री है, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है 295, ठीक है, 295 डिग्री ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है 230 डिग्री। अब देखते हैं ये चारों में से कौन सा आंसर आपके लिए आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अभी ये क्वेश्चन आपको दिख गया। पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या लिखा है कि एंगल ACB एक इंस्क्राइब है एक आर्क ACB के अंदर ऑफ सर्कल विद सेंटर हो, यानी कि एक सर्कल होगा। तो समझ लो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये सर्कल क्या कर लिया मैंने, ड्रॉ कर लिया। अब सर्कल के अंदर जो एंगल ACB है वो इंस्क्राइब है आर्क ACB के हिसाब से, यानी कि एक आर्क के अंदर एक एंगल इस प्रकार इंस्क्राइब किया हुआ है। आपको बताइए एंगल इंस्क्राइब वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया था, पूरा चैप्टर के वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आपको पता चल जाएगा। तो लेक्चर के दौरान ही मैंने बताया था आपको कि इस हिसाब से ये एंगल क्या है, इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, क्योंकि ऑलरेडी लिख के बोला है ना इंस्क्राइब्ड है, तो ऐसा ही होगा। तो नाम क्या है इसका, एंगल का ACB, यानी कि अगर मैं नाम देने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो ये होगा A, ये होगा C, ये होगा B, तो ये एंगल का नाम क्या हो गया, ACB हो गया, यानी ये एंगल का नाम ACB हो गया। अब हमें क्वेश्चन ये पूछा है आर्क ACB का वैल्यू निकालो, यानी ACB, ये जो आर्क आपको दिख रहा है, ये जो आर्क है ना, मैं एंगल की बात
बात नहीं कर रहा हूं, मैं आर्क की बात कर रहा हूं। तो आर्क जो एसीबी है इसका वैल्यू क्या आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक चीज पता होगा कि कभी भी ये जो एंगल दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये जो एसीबी दिया है ना, वो कितना होता है दोस्तों, इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क AB होता है। करेक्ट है, ये क्या होता है, हाफ ऑफ आर्क AB। क्यों AB बोला, क्योंकि एंगल ये रहा, ये मेरा ACB का एंगल है, तो ये हमें दिया हुआ है 65 डिग्री, दिया है ना, ये 65 डिग्री ये एंगल दिया हुआ है। तो ये जो होता है ना एंगल, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, जो कि थ्योरम का नाम है दोस्तों इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ये हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपको, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इसके हिसाब से बोला जाए तो जो भी एंगल होता है इंस्क्राइब किया हुआ, वो इक्वल टू होता है हाफ ऑफ द अपोजिट आर्क। यानी कि ये एंगल के अपोजिट में आर्क का नाम क्या है, ए से लेके बी तक का नाम है ना, इतना, ये नीचे वाला आर्क है ना, AB नाम है उसका, ऊपर वाले का नाम ACB है, नीचे वाले का आर्क का नाम AB है। तो ये आर्क AB का क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो मुझे ये एंगल ACB का वैल्यू पता है जो कि है 65 डिग्री, इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क AB। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, मेजरमेंट ऑफ आर्क AB मिल जाएगा, क्योंकि 2 यहां पे चला जाएगा, तो 65 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 130 होता है। यानी कि मुझे एक वैल्यू मिल गया 130, मेजरमेंट ऑफ आर्क AB का वैल्यू मुझे मिल गया। तो AB का वैल्यू कितना है, 130 है। लेकिन हमें एक्चुअली किसका वैल्यू चाहिए, आर्क AB का नहीं चाहिए, हमें आर्क ACB का चाहिए, जो कि इसके ऊपर वाला है। लेकिन हम एक चीज तो जानते हैं ना कि पूरा सर्कल का डिग्री कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है। पूरे सर्कल का डिग्री 360 डिग्री होता है, और उसमें से सिर्फ इतना जो आर्क है, ये जो इतना आर्क है AB जो हमने निकाला 130, अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो जो बचेगा वो क्या होगा, ऊपर वाला ही होगा ना। तो 360 माइनस 130 करो, कितना आ जाएगा, 230 डिग्री आ जाएगा। तो 230 आ गया, यानी कि ये ACB का जो ऊपर वाला पार्ट है उसका वैल्यू कितना होगा, 230 होगा। ऑप्शन में चेक कर लो है क्या 230, देखो 230 है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि यार आपको ये भी बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे इस टॉपिक के अंदर। छोटा सॉरी माफ कीजिएगा, बड़ा आपको दिख रहा है, ऐसा लग रहा होगा आपको कि यार बहुत सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन ट्रस्ट मी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछेंगे, और आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा अगर आपको प्रैक्टिस है। और इस टॉपिक जो ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इस चीज को अगर आप अच्छे से समझ लोगे, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर कर लोगे, और थोड़ा हैबिट डाल लोगे ना, थोड़ा हाथ के नीचे से प्रैक्टिस करके ले लोगे ना, चुटकी बजाते आप लोग सॉल्व करोगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा ये सब चीज को सॉल्व करने में। हर क्वेश्चन के पीछे आपको आराम से 40 to 50 सेकंड्स में आप आंसर निकाल लोगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे लिख के आपको बताना पड़ रहा है, इसके लिए टाइम वेस्ट हो रहा है। बाकी चीज तो आपको हर चीज मिलेगी आपके सामने आपको हर चीज मिलेगी, ठीक है, वो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से पसंद आ भी रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलो, क्या है 7th एग्जांपल, ठीक है। 7th एग्जांपल देखते हैं क्या है। 7th एग्जांपल इस प्रकार है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है यहाँ पे, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है ABCD नाम का एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। यहां पे बोला है ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल A, ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल A is equal to thrice the measure of angle C, is equal to thrice the measure of एंगल C। यानी कि जो एंगल A का जो 2 टाइम्स होगा, यानी ट्वाइस जो एंगल का मेजरमेंट A का होगा, वो 3 गुना है किसका, एंगल C का। ये हम लोग कंडीशन दिया, ये हम लोग बाद में यूज करेंगे पूरा लिखने के बाद, लेकिन पहले क्वेश्चन समझ लो। हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ C, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल C, एंगल C का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, पहले 4 ऑप्शन में लिख देता हूं आपके सामने। क्या दिया हुआ है, 36 है, 72 है, 90 डिग्री है, ठीक है, और चौथा ऑप्शन आपके सामने 108 डिग्री है। तो ये चारों में से ही कोई आंसर होगा, और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं आपके लिए। अब इसको पहले समझने की कोशिश करो कि क्या इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा ये हम समझाने की कोशिश करते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो। अभी सबसे पहले हमको बोला है कि ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा लिख के रखा है। देखो साइक्लिक वर्ड मैंने लिखा नहीं गलती से, लेकिन ये बोल के रखा है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप सब जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, कि समझ लो एक पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल है, और उसके अंदर से क्या हो रहा है, यहां पे एक सर्कल पास हो रहा है। इस हिसाब से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है हमेशा होता है। चलो नाम मैं दे देता हूं, इसका नाम मैं ABCD अपने हिसाब से दे दिया। इसकी जरूरत तो नहीं डायग्राम की, लेकिन इमेजिन कर लो ABCD दे दिया। तो हमें एक चीज पता है दोस्तों, एक चीज हमें जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो थियरम है ना, थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि जो टॉपिक का क्वेश्चन पूछता है उसका हमें थ्योरम या फिर जो भी कंटेंट होता है, कोरोलरी होता है, वो पता होना चाहिए। तो थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से बात करें तो एक रूल होता है कि जो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना क्वाड्रिलेटरल के, इसको अगर हम लोग
प्लस करेंगे तो ये हमेशा सप्लीमेंट्री आते हैं, यानी कि अगर ये एंगल ए और ये एंगल सी है ना, इसको मैं प्लस करूं तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा दोस्तों, इसको मैं प्लस करूंगा तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा 180 होगा, बिकॉज वी नो दैट इन अ केस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो अपोजिट एंगल को प्लस करके 180 आना चाहिए, तो एंगल ए और एंगल सी क्या है 180 होगा प्लस करके। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो अगर मैं ये दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूं, देखो ध्यान से, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 2 एंगल एसी, 2 टाइम्स एंगल एसी, प्लस ये भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम एंगल सी, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 360। समझ में आ रहा है? थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, ये 2 लिखने की जरूरत नहीं है ना बार बार, ये 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, आपको मैंने बता दिया, तो आपके दिमाग में ये सब कैलकुलेशन फास्ट चलना चाहिए, क्योंकि आपको टाइम कम है, आपको प्रेजेंटेशन नहीं देना है वहां पे, आपको ये सब चीज रफ में सॉल्व करना है, और आंसर को खाली टिक करके आना है, बबल करके आना है ओमार शीट में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फास्ट करने की हैबिट डालो, ये इतना डिटेल में और एकदम अच्छे हैंडराइटिंग में लिखने की जरूरत नहीं है, रफ में जितना फास्ट हो सके उतना करने का ये सब चीजें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a हो गया, 2c हो गया, और ये 180 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 360 हो गया। अब कंडीशन में एक बोला था हमको कि जो ट्वाइस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए है, यानी कि एंगल ए का जो ट्वाइस रहेगा वो किसके बराबर है, थ्राइस मेजर ऑफ एंगल सी, यानी कि ये 2a के जगह पे मैं 3 टाइम एंगल सी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं कि एंगल ये 2a के जगह पे 2 टाइम्स एंगल a के जगह पे मैं 3 टाइम्स एंगल c लिख सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है हमें कि ट्वाइस जो एंगल a रहेगा वो किसके बराबर है, थ्राइस एंगल c के बराबर है, यानी ये 2 एंगल ऑफ a के जगह पे हमने 3 एंगल c लिख दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिख सकते हैं हम लोग, और बाकी का वैल्यू सेम लिख दो, तो ये 2 एंगल c इज इक्वल टू 360, तो ये 3 एंगल c, ये 2 एंगल c, 3 + 2 होता है 5 एंगल c, यानी 5 टाइम एंगल c इज इक्वल टू 360। एंगल सी का वैल्यू चाहिए तो 360 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 72 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में 72 दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? 72 हमारा आंसर आ गया है कि नहीं? कितना ईजी है, और ये चीज हम लोग इसको कितना आसानी से सॉल्व करके दिखा सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही था इसका कंसेप्ट। चलते हैं 8th एग्जाम्पल की तरफ। सिर्फ और सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल बाकी है, इसको फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। हम लोग का पूरा ये पर्टिकुलर चैप्टर का वैल्यू आई मीन टू से एमसीक्यू जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं फटाफट से। ओके दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा ये चीज। चलते हैं 8th एग्जाम्पल की तरफ। 8वां एग्जाम्पल क्या बोला यहां पे, तो 8th एग्जाम्पल इस प्रकार है, हाउ मेनी सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। देखो कितना मजेदार है, हाउ मेनी, इसको फास्ट कराते हैं, हाउ मेनी सर्कल्स पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से कितने सर्कल को मैं पास कर सकता हूं, ड्रॉ कर सकता हूं। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है इनफाइनाइट। क्या आएगा इसका ऑप्शन, आंसर क्या आएगा? ध्यान से समझो, क्वेश्चन को समझो। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे तो आपका टाइम बचता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हो सकता है 1 मिनट से ज्यादा भी वक्त लग जाए, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसका जवाब आप 5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर दे सकते हो। कैसे? सोचो कि हाउ मेनी सर्कल कैन पूछा है, ड्रॉ हो सकता है, ठीक है ना, 3 नॉन कोलिनियर, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट बना लो। पहले एक समझ लो, यहां पे बना लिया, दूसरा नॉन कोलिनियर इधर बना लिया, तीसरा इधर बना लिया। कहीं पे भी बना सकते हैं, नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं आने चाहिए, तो तीनों मैंने अलग अलग जगह पे बना दिया। ठीक है ना, अब ये तीनों अलग अलग जगह पे जो बना दिया, इसको थोड़ा और ऊपर ले लेता हूं, समझ लो, यहां पे ले लिया, तीनों अलग अलग लाइन में, ये इधर लाइन में, ये इधर लाइन में, इधर लाइन में, नॉन कोलिनियर है। अब इसमें सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, तीनों से पास होना चाहिए, तीनों से पास होना चाहिए। तो मैंने यहां पे सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश की, कितना सर्कल बना? एक ही सर्कल बना। और अगर मैं सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो और कोई सर्कल नहीं बन पाएगा जो तीनों में से पास हो पाए। एक ही सर्कल बनेगा, और कोई सर्कल नहीं बन पाएगा ना कि तीनों को टच करके एक सर्कल बन पाए, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल बन पाएगा, यानी ओनली 1 सर्कल ही बन पाएगा 3 नॉन कोलिनियर को पास करके। तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 जो दिया हुआ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। देखो कितना सिंपल था, 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकालोगे और आपका टाइम बच जाएगा बाकी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी दुआ करो, बहुत सारे आने चाहिए ऐसे क्वेश्चन जो कि आप फटाफट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल, वही व्हाट इज द एंगल ऑफ इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल। ठीक है, what is the angle, measure of angle, ठीक है, what is the measure of angle in inscribed
इन ए सर्कल, इन सेमी सर्कल, माफ करना, इन सेमी सर्कल। देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल नॉलेज वाला क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर लिख देता हूं पहले। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 90 डिग्री है, दूसरा ऑप्शन है 100 डिग्री, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है 120 डिग्री और चौथा ऑप्शन आपके सामने है 70 डिग्री। ठीक है ना, अब देखते हैं इसमें से क्या आंसर आ सकता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा 10 सेकंड टाइम ले लो और समझो क्या बोला है कि क्या मेजर हो सकता है। हमें मेजरमेंट निकालना है किसका, एंगल का, किसका इंस्क्राइब्ड होना चाहिए सेमी सर्कल के अंदर। तो सबसे पहले देखो सेमी सर्कल ड्रॉ कैसे होगा। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अगर मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूं तो पहले एक सर्कल होगा, उस सर्कल का आधा जो पार्ट होगा वो होता है हमारा सेमी सर्कल, एंड वो सेमी सर्कल में से अगर कोई एंगल इंस्क्राइब्ड हो रहा है तो इस प्रकार से इंस्क्राइब्ड होगा अंदर की तरफ से। ठीक है, तो इस चीज का जो एंगल होगा वो कितना होगा, वही पूछा है ना हमें। इंस्क्राइब जो एंगल हुआ सेमी सर्कल में से, सेमी सर्कल में से ही हुआ ना। देखो दूसरे को तो टच भी नहीं हो रहा है, दूसरे को अगर मैं मिटा दूं तो टच भी नहीं हो रहा है, तो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में से एक एंगल इंस्क्राइब हो रहा है, तो ये जो इंस्क्राइब हुआ है उसका एंगल हमें निकालना है, उसका मेजर कितना आएगा। तो सीधी सी बात है, देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये जो एंगल बन रहा है ये कितना एंगल बन रहा है दोस्तों, परपेंडिकुलर बन रहा है, यानी 90 डिग्री बन रहा है। परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे से, कभी भी अगर ये जो लाइन आप देखोगे तो ये ऐसा आ रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर आ रहा है, तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है। और हमेशा याद रखना सेमी सर्कल के थ्रू कोई भी एंगल अगर बनेगा तो वो परपेंडिकुलर ही होता है। इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा अलग और इंटरेस्टिंग भी है, तो इसको देख लो और आपका आज का पर्टिकुलर लेक्चर समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों आप लोग के लिए एमसीक्यूज निकालना, उसको कंप्लीट करके पढ़ाना एक ही साथ और पूरे कंसेप्चुअल नॉलेज प्रोवाइड करना। तो प्लीज़ आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारा मेहनत है उसको जितना हो सके वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बच्चा ये वीडियो देख के बहुत सारी चीज़ें सीखे और अपने एग्जाम में डेफिनेटली वो अच्छा करे। ठीक है, तो ये जरूर से कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, एक डायग्राम भी है इसमें, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा। इन फिगर क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल PQRS है। एक PQRS नाम का ना एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम को मैं ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे साइड में, डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। किस प्रकार है डायग्राम, यहाँ पे इस हिसाब से डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम है, ये डायग्राम आपको एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है ना, ऐसा डायग्राम आपको एग्जाम में दिया रहेगा, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आपको ये डायग्राम दिया रहेगा। ठीक है ना, अब इसके ऊपर से सर्कल बनाया हुआ है। ठीक है, ये सर्कल रहेगा अच्छे से बनाया हुआ। ठीक है, ये हो गया, और ये आपका डायग्राम है, और इसमें आपको बोला है साइड, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, ये पॉइंट जो है R है। ठीक है, टच हुआ रहेगा ये पूरा, ये R और ये S। ठीक है, समझ में आ रहा डायग्राम कैसा है, PQRS डायग्राम है। ये एंगल जो है आपका, ठीक है ना, कौन सा एंगल, आपको यहाँ पे RSP जो एंगल है, यानी ये जो एंगल है ये आपको दिया हुआ है 80 डिग्री का, 80 डिग्री का RSP जो एंगल है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, और आपको इस एंगल को निकालना है, यानी ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसको आपको निकालना है, एक्सटीरियर एंगल को आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं कि ये फिगर है क्वाड्रिलेटरल PQRS, इसमें आपका एंगल RSP जैसा आपको डायग्राम में दिखाया वो आपको दिया हुआ है 80 डिग्री का, एंगल RSP 80 डिग्री का दिया हुआ है। आपको पूछा है फाइंड करो, क्या फाइंड करना है आपको, RQT। तो ये R, ये Q और ये यहाँ पे एक पॉइंट है T, तो ये RQT जो है ये आपको फाइंड करना है। तो फाइंड एंगल RQT कैसे निकालोगे, ऑप्शन 4 लिख देता हूं। सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन है 100 डिग्री, 80 डिग्री, तीसरा है 70 डिग्री और चौथा है 110 डिग्री। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसको हम लोग देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों यहाँ पे। ओके, अब इसको समझो, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा समझो, क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का है, ऐसा आपने शायद नहीं देखा होगा पहले। क्वेश्चन को समझो, डायग्राम दिया हुआ है, तो आप एक चीज हमेशा जानते होंगे कि कभी भी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब बनता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल PQRS जो दिख रहा है ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक कोरोलरी है, यानी एक फॉर्मूला है, एक कोरोलरी है। क्या बोलता है कि कभी भी आपको इस प्रकार कोई एक्सटर्नल एंगल दिखता है तो एक्सटर्नल एंगल के जस्ट बाजू में जो एडजेसेंट साइड होता है ना, ये वाला, इसके अपोजिट में जो चीज रहेगा वही इसका वैल्यू रहता है, वही उसका वैल्यू रहता है। यानी कि इसके बाजू में ये है और इसके अपोजिट में जो एंगल है वो है 80 डिग्री, यानी कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है उसका भी जो मेजर हो जाएगा वो 80 डिग्री हो जाएगा। और ये जो है ना, किसी चीज को सॉल्व नहीं करना पड़ा, हमें इसमें कंसेप्चुअल नॉलेज काम आया। फॉर्मूला जो कोरोलरी हमने पढ़ा था थ्योरम के दौरान, जब हमने पढ़ाया था आपको ये टॉपिक, जब एक्सप्लेन किया था लेक्चर्स में, तो आपको याद होगा। कैसे याद रखोगे, अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो एक्सटर्नल एंगल अगर पूछा है आपको, तो उसके बाजू वाला जो एंगल, उसके एडजेसेंट में ना, जस्ट बाजू में
एडजेसेंट में जो एंगल रहेगा उसके अपोजिट साइड में जो एंगल रहेगा वही एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट रहेगा। यानी एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट और उसके बाजू के अपोजिट वाला एंगल दोनों सेम होता है। तो अगर इसका वैल्यू चाहिए मुझे तो इसके बाजू के अपोजिट का देखा कितना है 80 है, यानी कि इसका भी कितना होगा 80 होगा। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 80 इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज क्लियर हो गया होगा। तो बस दोस्तों यही था हमारे टोटल आज के 10 एमसीक्यूज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमने चुन चुन के निकाले आपके लिए, जो कि आपके सिलेबस में भी आपके बुक्स में भी मेंशन थे। हमने इसको सॉल्व कराया पूरी अच्छी तरीके से, कुछ अपना भी ट्विस्ट डाला और बहुत सारी चीजें हमने आपको बता दी। तो उम्मीद करता हूं कि सिर्फ और सिर्फ इतना आप प्रिपेयर कर लेते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो और इसका कंसेप्ट हर एक क्वेश्चन का समझ लेते हो ना, डेफिनेटली आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में से कोई भी प्रॉब्लम अगर पूछेगा, एमसीक्यूज पूछेगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करके बताना, और इसी प्रकार कंटिन्यूस हम वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए, तो आपको रोज देखते रहना है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, वीडियो पसंद आया है कि नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर से कर देना। जितने आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव से सीटी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है यार कि कैसे करते हैं, तो यार ये वीडियो बस शेयर करो, हाफ एन आवर में एक चैप्टर सीख जाएंगे दोस्तों, समझ जाओ। इतना फास्ट हम लोग करा रहे हैं, और कुछ कुछ चीजें तो ऐसी है जो 10 से 15 मिनट के अंदर हम आपको सिखा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स है 10 मिनट के, 15 मिनट के वीडियो से, तो उतना ही देख लोगे तो काफी हो जाएगा हर चैप्टर का। तो प्लीज शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।